पर जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी की अयोग्यता याचिका और 10वीं अनुसूची से। आप सबको ये पता होगा कि आम आदमी के राज्यसभा के कुछ एमपीज ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में राघव चड्ढा और उनके साथ कुछ और एमपीज का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो कुल 7 एमपीज ने जो राज्यसभा से बिलोंग करते थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है। और ये बात ध्यान देने की है कि राज्यसभा में आप पार्टी के कुल एमपीज की संख्या मात्र 10 थी। तो इस डेवलपमेंट के चलते हमारे लिए भारत में दल बदल की पूरी व्यवस्था क्या है, इसको जानना और समझना महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन यहां पर यह खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब इन एमपीज को अयोग्य ठहराने के लिए राज्यसभा सभापति के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर दल बदल या डिफेक्शन कहा किसे जाता है। देखिए, जब किसी एक राजनीतिक दल के सदस्य के तौर पर चुनाव जीतने के बाद कोई प्रतिनिधि, जो एमपी भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, अगर उस राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल को ज्वाइन करे तो इसी को दल बदल कहा जाता है। भारत में ये जो दल बदल है, इसकी पूरी व्यवस्था कब 1985 में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। दल बदल की पूरी व्यवस्था को जोड़ने के लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया जाता है। आखिर दल बदल को हमने नकारात्मक क्यों माना या एंटी डिफेक्शन लॉ हम भारत में क्यों लेकर आए, ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर इस प्रकार से किसी राजनीतिक दल से चुनाव जीते हुए प्रतिनिधि बार बार दल बदलते रहें तो गवर्नमेंट के लेवल पर इंस्टेबिलिटी या अस्थिरता हमें देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर इस प्रकार से दल बदल की अनुमति दे दी जाए तो हॉर्स ट्रेडिंग भी देखने को मिल सकती है। हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसी स्थिति जिसमें एमपीज या फिर विधायकों की खरीद या बिक्री की जाती है। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर अनुशासन या डिसिप्लिन को एंश्योर करने के लिए भी दल बदल को रोकना महत्वपूर्ण था। और यही सोचते हुए या विचार करते हुए भारत में दल बदल विरोधी पूरा फ्रेमवर्क ऐड किया गया। अब दल बदल विरोधी हमारा संविधान संशोधन आता है 1985 में, उसमें किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है पहले ये समझना है। जब 1985 में ये जो है संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, तो इस समय हम देखते हैं कि दल बदल का जो क्राइटेरिया रखा गया वो था 1/3 मेंबर्स का स्प्लिट होना। यानी किसी एक राजनीतिक दल से अगर उसके 1/3 मेंबर अलग हो जाते हैं तो इसे दल बदल व्यवस्था के तहत अयोग्यता का आधार नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि इससे कम सदस्य दल बदलते हैं तो इसे दल बदल के तहत अयोग्यता का आधार माना जाएगा। यानी कि जेन्युइनली किसी कारण से अगर कुछ लोग राजनीतिक दल को बदलना चाहते हैं तो उसे हमने नहीं रोका, लेकिन हाँ, अपने महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए या सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए या धन इत्यादि के एवज में अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उसे रोकने की कोशिश 1985 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से की गई। लेकिन इस व्यवस्था को आपको पता होना चाहिए 91 यानी 91 जो हमारा संविधान संशोधन रहा 2003 का, उसके माध्यम से बदल दिया। अब स्प्लिट के स्थान पर मर्जर, 2/3 अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 जो सदस्य हैं अगर वो दूसरे दल में शामिल होना चाहते हैं तो इसे दल बदल के तहत अयोग्यता नहीं माना जाएगा। यानी पहले जो थ्रेशोल्ड थी वो 1/3 थी, अब बढ़कर 2/3 हो गई। पहले जो आधार था वो स्प्लिट था, अब आधार मर्जर हो गया। क्यों? क्योंकि 1/3 मेंबर अगर किसी राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना चाहते हैं तो ये जो थ्रेशोल्ड थी ये तुलनात्मक रूप से कम थी और जो सदस्य रहे, जो एमपीज रहे, विधायक रहे, उनके द्वारा इस व्यवस्था का लाभ उठाया गया जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। इसलिए थ्रेशोल्ड को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया और स्प्लिट के स्थान पर मर्जर को क्राइटेरिया बना दिया गया। अब जरा देखिए, मैंने क्या कहा, राज्यसभा में आप पार्टी के कितने एमपीज थे? 10 एमपीज थे, जिसमें से 7 अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी ये जो 2/3 मर्जर का क्राइटेरिया है इसे फुलफिल कर रहा है। लेकिन एक बात और कि आखिर वो कौन से आधार रहेंगे जिसके आधार पर हम दल बदल की स्थिति का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहले यदि कोई प्रतिनिधि स्वेच्छा से एक राजनीतिक दल को छोड़ता है, जिस राजनीतिक दल से उसने
चुनाव में विजय हासिल की थी। दूसरा, अगर मतदान इत्यादि के मामले में वो पार्टी विहिप के आदेश का अनुपालन नहीं करता। साथ ही अगर कोई निर्दलीय सांसद या विधायक है बाद में किसी राजनीतिक दल का सदस्य बने, या फिर अगर कोई मनोनीत जो है सदस्य था वो 6 महीने बाद अगर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बने, तो ये सारे ऐसे आधार हैं जो अयोग्यता को आकर्षित करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि भारत में दल बदल से जुड़ी हुई पूरी व्यवस्था क्या है। अब चूंकि ये कानूनी रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि मूल राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 मेंबर किसी अन्य दल में विलय करते हैं तो अयोग्यता लागू नहीं होती। याचिका में लेकिन आप पार्टी ने तर्क दिया है कि यह वास्तविक जो है दल बदल आवश्यक है। जेन्युइनली अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हो तो वो ठीक है, लेकिन केवल इस प्रकार से आप अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अपने लाभ के लिए शामिल हो रहे हैं तो ये चीजें सही नहीं है। ये बेसिकली आपका यहाँ पर तर्क है। साथ ही एक तथ्य और भी जानना परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तव में दल बदल के संदर्भ में निर्णय लेने वाली प्राधिकरण कौन है। तो यदि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा का सभापति, और लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष है जो दल बदल के संदर्भ में निर्णय लेते हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न, क्या इन्हें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति मिली हुई है? उत्तर है नहीं। न्यायपालिका ने कहा कि ऐसे निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती।